this is Sonali, your physics tutor and I welcome you all in my physics class and my YouTube channel जिसका नाम है Physics Friction of Minds. So friends, last lecture में हमने electromagnetic induction ये chapter complete किया है. So now it's your job to prepare the chapter nicely and completely, okay? और जो भी फॉर्मूले हमने उस चैप्टर में देखे, बस एक स्ट्रैटेजी बना लो कि चैप्टर खत्म होते से लास्ट पेज पे सारे फॉर्मूले आपको एक जगह एक पेज पे कलेक्ट करने, सो दैट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी काम आएंगे और आपको रिवीजन करने के लिए भी वो फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है? और एक्सरसाइज दी है टेक्स्ट बुक में, तो वो एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिए. जो भी एंटायर चैप्टर हमने देखा उसी पे बेस्ट एक्सरसाइज दी है. सो सॉल्व इट एंड इफ यू कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टी, जस्ट पुट योर डिफिकल्टी इन अ चैट बॉक्स. We'll definitely get a solution. Okay, so friends, now let's move towards the next point, next chapter, जिसका नाम है AC circuit, जो है आपका chapter number 13 from the physics textbook. Okay, so we'll go with this chapter, but again let me tell you that those who are watching this lecture for the first time, जो भी AC सर्किट पढ़ना चाहते हैं तो AC सर्किट के पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़िए, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझा होगा तो ही आपको AC सर्किट समझ में आएगा, ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज AC सर्किट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो गेट रेडी फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज AC सर्किट. ओके, सो फ्रेंड्स, स्कूल में आपने AC DC करंट के बारे में पढ़ा होगा, राइट? क्योंकि ये AC सर्किट, ये जो चैप्टर है ये पूरा AC करंट, AC वोल्टेज, अल्टरनेटिंग EMF पे बेस्ड है. सो बेसिकली AC करंट और DC करंट के बारे में आपने पढ़ा होगा. तो इस चैप्टर में जो है हमें इस AC करंट और AC वोल्टेज के साथ डील करना है, राइट? सो AC करंट, DC करंट क्या होता है ये पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें डिफरेंस पता होगा दोनों का तो ही इसकी हम आगे स्टडी कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द DC करंट दैट वी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट मीन्स व्हाट? इट इज यूनिडायरेक्शनल करंट. ये कैसा है? यूनिडायरेक्शनल करंट है. यूनिडायरेक्शनल मतलब ये करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा. व्हेन दिस करंट फ्लोज इट डजंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट फ्लोज इन द अलोंग द सेम पाथ इन अ सेम डायरेक्शन दैट वी कॉल्ड एज अ यूनिडायरेक्शनल करंट दैट डजंट चेंजेस इट्स पोलैरिटी. इसमें मतलब वोल्टेज की पोलैरिटी जो है पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है? और करंट का जो एक पाथ होता है वो फिक्स्ड होता है. ऐसे करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट दैट इज अ यूनिडायरेक्शनल. मतलब अगर हम करंट का ग्राफ प्लॉट करें टाइम के साथ, ओके, सो ये ग्राफ कैसा आएगा? लाइक दिस. इसका मतलब क्या है? ये आपके टाइम इंटरवल्स है 1 2 3 4 मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सी सपोज यहाँ पे है हमारा 3 एम्पियर DC करंट, ठीक है? सो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड पे भी आपका जो करंट है वो कितना है? 3 एम्पियर है. मतलब इस करंट का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है. एट द सेम टाइम इस करंट की जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है. तो ऐसे करंट को कहा जाता है डायरेक्ट करंट दैट इज DC करंट. ओके, अब बहुत बार मिसकंसेप्शन ये हम पालते हैं कि डायरेक्ट करंट मतलब ऐसा करंट हैविंग अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड अ फिक्स्ड डायरेक्शन. ओके, बट डायरेक्ट करंट आपका ऐसा भी हो सकता है. सपोज ये टाइम एक्सिस, ये करंट एक्सिस, you can have current like this. So what does it represents? This current, this is also DC current जिसका magnitude, see magnitude जो है वो vary हो रहा है, but as you can see direction कैसी है? सेम है, that is positive है. तो ऐसे करंट को भी कहा जाता है डायरेक्ट करंट. सो डायरेक्ट करंट मतलब यही नहीं कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी. डायरेक्ट करंट वो भी हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा बट डायरेक्शन कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? सो दिस इज अबाउट DC करंट एंड यू नो दैट द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग DC करंट इज लाइक दिस. हम फिजिक्स लैब में जो पावर सप्लाई यूज करते हैं, DC पावर सप्लाई, ठीक है? 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो रेड और ब्लैक से इंडिकेट किए जाते हैं, वो जो नॉब्स होते हैं, ठीक है? सो ये होता है DC करंट. ये DC करंट अगर आप यूज करके कोई, मतलब ये जो है ये यहाँ पे ये DC सोर्स है और यहाँ से ये DC सोर्स है और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा इस सोर्स की वजह से उसे हम कहेंगे DC करंट, जिसका पाथ फिक्स्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की.
So alternating current changes its direction. It changes its direction multiple times throughout the path. Such current is called as a alternating current, and that's why when you plot the graph of alternating current with respect to time, okay, तो ये ग्राफ जो है वो आपका इस तरह से होगा. ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से यहाँ तक करंट कैसा है, पॉजिटिव है. नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट निगेटिव है, फिर से नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट पॉजिटिव है, राइट. सो इस तरह से करंट अपनी जो पाथ है, अपनी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है. ऐसे करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. उसके नाम में ही उसका मतलब है जो ऑल्टर हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. सच करंट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, सो along with the direction as you can see in this figure, यहाँ से मैग्नीट्यूड जो है करंट का वो भी चेंज हो रहा है. ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है जिसे हम पिक वैल्यू कहते हैं. ये निगेटिव सेंस में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे जीरो है. ये बढ़ा, ये कम हुआ, यहाँ पे फिर से जीरो हो गया, यहाँ पे फिर से मैक्सिमम हुआ, फिर से जीरो हो गया, फिर से मैक्सिमम हो गया, राइट. सो ये करंट क्या हो रहा है, जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर से जीरो, फिर से निगेटिव सेंस में मैक्सिमम, फिर से जीरो. इस तरह से अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है. सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं. सो सच काइंड ऑफ करंट विच इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, नेक्स्ट ग्राफ आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो. दिस इज करंट, दिस इज टाइम. हियर सी, अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स दैट द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. ओके, सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट अब ये ऐसे हो गया, मतलब डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव की निगेटिव हो गई. यहाँ पे फिर से मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, फिर से डायरेक्शन निगेटिव की पॉजिटिव हो गई. सो सच काइंड ऑफ करंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट. बट थ्रू आउट द चैप्टर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो साइनोसॉइडली वैरी जो हो रहा है वही पढ़ना है. तो एवरी टाइम वी विल फॉलो दिस ग्राफ, बट दैट डजंट मीन कि एक ही ग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है. ये भी अप्लीकेबल है, ठीक है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है. सपोज ये 4 एम्पियर है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में 4 एम्पियर, ये फिर से 4, ये निगेटिव में 4. सो +4 का -4, -4 का +4 हो रहा है, मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट इसका मैग्नीट्यूड जो है 4 वो थ्रू आउट द पाथ कैसा है, कांस्टेंट है. ऐसे भी करंट को कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट. सो एक चीज क्लियर हो गई, दोनों करंट को हमने सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है. इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल. ओके, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. एंड द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस ऑल्टरनेटिंग करंट इज लाइक दिस. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये करंट कैसा है, alternating है, it's continuously changing its path like this. Okay, so this is the basic difference between DC current and AC current. You can note it, this is just the basic knowledge that you should know as you are dealing with the chapter that is AC circuit. ठीक है, so just take a screenshot and note this. Now कुछ चीजें आपको और पता होनी चाहिए. चैप्टर के सारे पॉइंट्स कवर अप करेंगे नो डाउट, बट ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में हम सारा बेसिक कवर करते हैं, लाइक इंट्रोडक्टरी सेशन में. तो देखो, हमारे घर पे जब होम अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और हमारे घर पे जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है मेन पावर स्टेशन से, वो आता है वोल्टेज बोलो या ईएमएफ, वो और ईएमएफ वो आता है 220 वोल्ट AC. सो 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे घर पे आता है, जिसके बेसिस पे हम सारे अप्लायंसेस रन करते हैं. ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अब देखो, बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे हैं जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया. सो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे घर पे होते हैं. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, व्हाट डज इट डू, दिस कन्वर्ट्स 220 वोल्ट AC टू DC. ये AC का कन्वर्शन DC में करते हैं बाय यूजिंग अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर. ओके, सो यू शुड नो दिस कि
जो वोल्टेज, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे घर पे यूज हो रहा है, जो आ रहा है, वो है 220 वोल्ट। सो ये 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बेसिस पे सारे अप्लायंसेस रन होते हैं, बट कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं लाइक दिस दैट कन्वर्ट्स दिस 220 वोल्ट AC इनटू DC, और ये AC का कन्वर्शन DC में इस रेक्टिफायर के यूज से किया जाता है। अब ये रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है इस चैप्टर के स्कोप में नहीं है, उसके लिए एक इंडिविजुअल चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें हम देखेंगे, बट यू शुड नो दिस। बाकी भी कुछ अप्लायंसेस है जैसे कि फैन हो गया, देन रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया। सो ये सारे भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम घर में यूज करते हैं। सो दिस अप्लायंसेस डायरेक्टली यूज 220 वोल्ट AC, ठीक है। So this runs on the basis of 220 volt AC and this converts this 220 volt AC into DC by using a rectifier, okay, and the frequency of this AC is 50 hertz in India and as the country varies, जैसे कंट्री चेंज होगी तो ये फ्रिक्वेंसी जो है AC की ये भी चेंज होगी। अमेरिका में जो करंट वोल्टेज यूज होता है अल्टरनेटिंग, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो। अब लेट्स मूव टू द चैप्टर दैट इज AC सर्किट। अब AC सर्किट मतलब क्या कि क्लोज सर्किट हमें पता है, सपोज ये एक रेजिस्टर है, एज अ रेजिस्टर आप बल्ब ले सकते हो, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, अभी तक हमने यही देखा कि यहाँ पे एक हम बैटरी यूज करते हैं। ये जो बैटरी है ये क्या है, DC सोर्स है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सेम रेजिस्टर, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे DC सोर्स ना यूज करते हुए क्या यूज करेंगे, AC सोर्स। सो सच काइंड ऑफ सर्किट इज कॉल्ड एज AC सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें हमने DC सोर्स ना यूज करके AC सोर्स यूज किया, जहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्ट किया। अभी रेजिस्टर की जगह पे आप घर पे बल्ब वगैरह यूज कर सकते हो। सो दैट इज, इसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज AC सर्किट। कई बार यहाँ पे आपको इंडक्टर लगाना पड़ेगा, कई बार यहाँ पे आपको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। सो जैसे ही आप ये कंपोनेंट वैरी करोगे तो अकॉर्डिंगली इस AC सोर्स का इस सर्किट पे क्या इफेक्ट होगा, ये सब हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है। सो दिस इज द मोटिव ऑफ चैप्टर एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड दैट इज AC सर्किट, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये AC का जो ओरिजिन है ये क्या है, ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे घर पे आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, मेन पावर स्टेशन पे। वो पावर स्टेशन पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग EMF कैसे जनरेट होता है, बाय यूजिंग अ जनरेटर दैट इज AC जनरेटर। और AC जनरेटर का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसे वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग EMF जनरेट करता है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 5 में पढ़ाया है, ठीक है। सो अगर मैं वही सब सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट करूँ तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सो जिन्होंने AC जनरेटर का लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो लेक्चर देख लीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। एक शॉर्ट में यहाँ पे 2 पोल्स थे कंस्ट्रक्शन में, ये 2 पोल्स के बीच में हमारी एक फ्रेम थी इस तरह से, यहाँ पे एक्सल था, ठीक है। अब बाय सर्टेन मैकेनिकल फोर्स जैसे ही हमने इस फ्रेम को रोटेट किया, सो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में जब ये फ्रेम रोटेट होगी तो इसमें क्या इंड्यूस्ड होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। अब वो इंड्यूस्ड EMF जो है वो नेचर में कैसा है, अल्टरनेटिंग है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये फ्रेम हाफ रोटेशन कंप्लीट करती है 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन, राइट। सो कंप्लीट रोटेशन अगर 360 डिग्री में हो रहा है तो हाफ रोटेशन 180 में होगा, मतलब पाई रेडियन। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी होती है करंट की, राइट, ऐसे फ्लो होता है करंट। और जैसे ही 360 डिग्री से वो रोटेट करती है, मतलब पूरा रोटेशन 2 पाई रेडियन, ये करंट जो है ये इस तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। सो दैट्स व्हाई इन एवरी हाफ रोटेशन ऑफ दैट फ्रेम द करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज AC current, that EMF is called as alternating EMF, that voltage is called as AC voltage. Understood? So the basis or the origin of this alternating EMF or voltage or current is nothing but AC generator, ठीक है। पूरा लेक्चर
मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। EMI लेक्चर नंबर 5। ओके, सो यहाँ से जो EMF, जो अल्टरनेटिंग EMF इंड्यूस्ड हो रहा था उस कॉइल में, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t, और इस अल्टरनेटिंग EMF की वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा था उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t। ओके, सो और मैंने आपको ग्राफिकल रिलेशन भी समझाया था कुछ इस तरह से। ये ग्राफ था ऐसा, यहाँ पे 0, दिस वॉज योर E और I एक्सिस, बिकॉज दोनों की एक्सप्रेशन सेम है, and this was your theta equals to omega t. So with respect to the change in angle of rotation, the value of current was changing, right? So complete rotation in 2 pi radian, that is 360, half in pi. So this will be pi by 2, this will be 3 pi by 2. So ये half rotation में ये current ऐसा था, और coil के next half rotation में current की direction change होके या फिर EMF की direction change होके ऐसी होती है करके इस करंट को, इस EMF को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग EMF या फिर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इस अल्टरनेटिंग करंट की 3 वैल्यू स्टडी करना है, जिसमें से पहली है पिक वैल्यू, दूसरी है एवरेज वैल्यू, और तीसरी है RMS वैल्यू। RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, सो वट एवर अल्टरनेटिंग करंट विथ यू आर डीलिंग इन दिस चैप्टर, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और EMF जिसके साथ आप डील कर रहे हो इस चैप्टर में, तो उस अल्टरनेटिंग EMF या फिर उस अल्टरनेटिंग करंट की 3 वैल्यूज आपको स्टडी करना है, जिसमें से पहली है पिक वैल्यू, दूसरी है एवरेज वैल्यू और तीसरी है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो आज के लेक्चर में हम ये तीनों वैल्यू स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज पिक वैल्यू ऑफ बोथ अल्टरनेटिंग EMF और करंट। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब पिक वैल्यू मतलब क्या होता है, what is mean by peak value? So you can see this is the your alternating EMF or current is varying sinusoidally with the time, right? This is sinusoidal graph because your expression is in terms of sine, right? So as you can see, ये अल्टरनेटिंग होने की वजह से इसका मैग्नीट्यूड जो है कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे 0 हो रहा है, कहीं पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर से कम हो रहा है, कहीं पे नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है। सो इन ईच हाफ साइकिल यू कैन सी ये EMF या फिर करंट एक मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रहा है, राइट? यहाँ पे सो इस वैल्यू को कहा जाता है पीक वैल्यू। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज पीक वैल्यू। सो हाउ कैन यू डिफाइन द पीक वैल्यू? Maximum value of alternating current or EMF, because all these values are applicable for both alternating current as well as alternating EMF. Okay, so maximum value of this alternating EMF or current or EMF in either direction, either means both positive as well as negative, in either direction, either means दोनों positive और negative is called as peak value. Understood? So you have this expression, let this be question number 1. So इस equation में आप देख सकते हो this E0 और I0. So यहाँ पे ये जो है ये आपका E0 और I0, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जो है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू E0 और I0. सो दिस वैल्यूज आर कॉल्ड एज पिक वैल्यू. सो दिस इज कॉल्ड एज पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF and this is called as peak value of alternating current. Understood? So
ये जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ईएमएफ ये ऐसे वैरी होता है साइनोसॉइडली। तो हर हाफ साइकिल में जो एक मैक्सिमम वैल्यू ये रीच कर रहा है, जो एक पिक वैल्यू ये रीच कर रहा है, उसी को कहते हैं पिक वैल्यू। समझ आया? बहुत ईजी है। तो अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो इसमें ये जो E0 है और ये जो I0 है, जिसे हम E0 I0 कहते हैं, दिस वैल्यूज आर कॉल्ड एज पिक वैल्यूज। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट पिक वैल्यू। Now let's study the next value, that is average value. Okay, so now let's discuss average value of both alternating current and EMF. ठीक है? सो अब एवरेज वैल्यू मतलब क्या होगा ये आपने नोट कर लिया है. सो आई एम रेजिंग दिस. ओके, सो नाउ यू आर वेल नोन विद द पिक वैल्यू. नाउ लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय एवरेज वैल्यू. देखो ये आपका ग्राफ है आई और ई वर्सेस टी का. सो दिस इज योर आपकी जो एक कंप्लीट साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है 2 पाई रेडियन में, मतलब ये 360 डिग्री. हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही है पाई रेडियन में. दिस विल बी पाई बाय 2, दिस विल बी 3 पाई बाय 2. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक कंप्लीट साइकिल में अब देखो सपोज ये पिक वैल्यू सपोज है, ये देखो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस तरह से, राइट. सो हर पॉइंट पे हर इंस्टेंट पे जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ और करंट का वो चेंज हो रहा है. ये दोनों पिक वैल्यूज है. सपोज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है. अगर आप ईएमएफ की बात कर रहे होंगे तो वोल्ट लिखो, करंट की बात कर रहे होंगे तो एम्पियर लिखो. ठीक है, अब यहाँ पे कम हो गई. सपोज यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 है, ये 0, ये फिर से 5, फिर से 5, बट ये निगेटिव डायरेक्शन में इस तरह से. तो आप देख सकते हो कि इन वन कंप्लीट साइकिल you have so many values, you have so many different magnitudes of alternating EMF and alternating current. तो हमें क्या करना होगा, इन सब का एवरेज लेना होगा और उस वैल्यू को हम कहेंगे एवरेज वैल्यू. अंडरस्टूड? सो ये जो हमारे एक्सप्रेशन थे E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी. लेट दिस बी इक्वेशन 1. तो इन इक्वेशंस में ये जो है आपका E नॉट आई नॉट तो पिक वैल्यूज है, ये आपको पता है, राइट. सो ये E और ये I जो है इन्हें कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ये और चौथी वैल्यू आ गई. इंस्टेंटेनियस मीन्स विच इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बिकॉज योर वैल्यूज आर कंटिन्यूसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So a one particular value at a particular instant of time is called as instantaneous values. So this is instantaneous value of EMF. I is an instantaneous value of alternating current. Okay. E naught, I naught are called as a peak values. But now you have to understand what is this average value. Okay. यहाँ से अगर हम पूरे एक complete cycle के लिए for one complete cycle मतलब कहाँ से 0 to 2 पाई रेडियन तक, 0 से 2 पाई रेडियन तक एक साइकिल कंप्लीट होगी. अगर इस वन कंप्लीट साइकिल के लिए मैं आपको पूछूं दैट व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट ऑफ E और I. ओके, सो व्हाट विल बी योर आंसर. इन ऐड करो कितना होगा, 5 + 5 10, 10 + 10 20. सो दिस विल बी +20. ये भी ऐड करो, निगेटिव, ये क्या आ जाएगा, -20. एवरेज लेना है तो दोनों को ऐड करो, -20 + 20. सो मैग्नीट्यूड सेम है हर हाफ साइकिल में बट डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो क्या होगा, ये +20 -20 कितना हो जाएगा, 0. एंड दैट्स व्हाई एवरेज वैल्यू फॉर द वन कंप्लीट साइकिल इज कमिंग आउट टू बी 0. अगर एवरेज वैल्यू 0 है तो फिर इसको हम डिफाइन कैसे करें. तो जो एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो हम सिर्फ हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाई वी डिफाइन इट इज नॉट बेनिफिशियल टू डिफाइन द एवरेज वैल्यू फॉर द वन कंप्लीट साइकिल एज इट कम्स आउट टू बी 0. एंड दैट्स व्हाई वी डिफाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज
और वी कैन से मीन, इसे मीन वैल्यू भी कहा जाता है, मीन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF और करंट in half cycle. It is only applicable for the half cycle because in one complete cycle the average value comes out to be 0. It's called average value. Understood? So this is the concept of average value. So half cycle के लिए है करके यहाँ पे आपका जो एंगल होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हाफ साइकिल 0 to पाई, ये हाफ साइकिल भी आप लो तो पाई to 2 पाई, सो 2 पाई माइनस पाई फिर से कितना होगा पाई. सो योर हाफ साइकिल इज फ्रॉम एंगल 0 to पाई. रिमेंबर दिस. ओके, सो ये तो हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एवरेज वैल्यू का. बट अब इस एवरेज वैल्यू को हम डिफाइन कैसे, मतलब इस एवरेज, मतलब हर वक्त अगर हमें न्यूमेरिकल में एवरेज वैल्यू पूछा गया तो क्या हम हर वक्त हमें ये ग्राफ दिया नहीं होगा, हमें वैल्यूज दी नहीं होगी इतनी सारी हर इंस्टेंट की, सो फिर हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालें. तो देखो ये जो है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है. ये क्या है, ये है पीक वैल्यूज. ये है आपका साइन ऑफ थीटा, बिकॉज यू नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी. सो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी. सो यहाँ पे ओमेगा टी के जगह पे आप थीटा पुट कर सकते हो. सो ये आपका एंगल साइन ऑफ थीटा. मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है. एवरेज वैल्यू ऑफ EMF इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ये जो सिंबल है ये एवरेज के लिए है. एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, और एल्स यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस, E एवरेज I एवरेज. तो ये मुझे निकालना है. अब जितने भी इंस्टेंटेनियस EMF या इंस्टेंटेनियस करंट्स है इन सब का अगर मैं एवरेज ले लूँ तो मुझे एवरेज वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पे देखो कि ये तो कांस्टेंट रहेगी पीक वैल्यूज, मतलब मुझे पहले क्या करना होगा, इस साइन थीटा का, इस साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालना होगा, और वो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, करंट, EMF और करंट की एवरेज वैल्यू मिल जाएंगी. कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया. ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, ये सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का अगर मैं एवरेज ले लूँ, मीन ले लूँ, तो मुझे एवरेज वैल्यू मिल जाएगी. अब ये E0 I0 तो कांस्टेंट है, ये पिक वैल्यूज है, मतलब ये वेरी हो रहा है आपका ओमेगा टी मतलब थीटा. तो ये थीटा देखो ये इस तरह से आपका वेरी हो रहा है, राइट. सो इस थीटा का, इस साइन थीटा का अगर मैं पहले मीन निकाल लूँ और वो मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये तो कांस्टेंट है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, EMF और करंट की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी. तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, और ये करना है आपको ओनली फॉर द हाफ साइकिल, दैट इज फ्रॉम 0 to पाई. ओके, so now let's see how to derive the formula of average value. okay, बहुत सिंपल है. तो देखो अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है आपकी E इक्वल्स टू E0 साइन थीटा, ओमेगा टी मतलब थीटा होता है, ठीक है, और I इक्वल्स टू है I0 साइन ऑफ थीटा, ठीक है. सो लेट दिस बी इक्वेशन 1. स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले ही बता दी कि आपको पहले इसका मीन लेना है. ओके, अब एक और चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान में रखो कि आपका जब भी कोई फंक्शन, जब भी कोई क्वांटिटी अगर टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ अगर वैरी हो रही है, कोई भी चीज़ अगर टाइम के साथ वैरी हो रही है और अगर आपको उसका एवरेज निकालना है तो ये फॉर्मूला एवरेज निकालने का, उसको, इस फंक्शन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करो एंड डिवाइडेड बाय dt. वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, सो इफ f इज योर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन टाइम, विच इज वैरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर आपको उसका एवरेज निकालना है सो इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन इंटीग्रेट टाइम. ओके, सेम चीज यहाँ पे लगाओ. थीटा इज ऑल्सो वैरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा और अपॉन नीचे जैसे इंटीग्रेशन डी टी लिखा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन डी थीटा. समझ में आई बात. सो देखो अभी, and you are deriving the formula for the average value just for the half cycle. So your limits of integration are from 0 to pi. So this is 0 to pi. This is also from 0 to pi. Okay. So see, now solve it. अब ये मैथ्स है.
Integration of sin theta will be minus cos of theta. Limit of integration are from 0 to pi upon integration of d theta will be theta. Limit is from 0 to pi. Okay, so this will be, this is mean value. माइनस साइन बाहर लेते हैं, पुट द अपर लिमिट cos pi minus cos 0 upon upper limit is pi, lower limit is 0, so pi minus 0 will be pi. So this is sin theta equals to minus of, now cos pi means cos 180 is minus 1 minus cos 0 is 1 and this is pi. Okay, so mod of sin theta, mod nahi, sorry, this is average value. Okay, so this is minus 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 2, minus of minus 2, that is 2 upon pi. ओके, तो इस तरह से आपने क्या किया, साइन ऑफ थीटा की एवरेज वैल्यू निकाल ली. अब ये तो कांस्टेंट ही है, तो फिर ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको ई और आई की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी. सो वन इम्प्लाइज एवरेज वैल्यू ऑफ ई, ऐसे डिनोट करो या फिर सिंपली सफिक्स में ई एवरेज लगा दो. और एट द सेम थिंग ई नॉट, ये रहा आपका ई नॉट, और साइन थीटा की एवरेज वैल्यू आई आपकी 2 अपॉन पाई. सो 2 ई नॉट अपॉन पाई, दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ EMF. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली करंट के लिए कैसे लिख सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, या फिर सिंपली सफिक्स में एवरेज लिख दो. ये आई नॉट एज इट इज रखो, और साइन थीटा की एवरेज वैल्यू है 2 अपॉन पाई. सो 2 आई नॉट अपॉन पाई, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. तो जो ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस थी एवरेज निकालने की, हाफ साइकिल के लिए, वन साइकिल के लिए नहीं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में एवरेज 0 आता है. सो ये जो लॉन्ग लास्टिंग मेथड थी, इस फॉर्मूला ने उसे बहुत क्या कर दिया, आसान कर दिया. बस पिक वैल्यूज आपको पता होगी, पिक वैल्यूज अगर आपको पता है तो उसको 2 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी. नो नीड टू गो थ्रू दिस लॉन्ग लास्टिंग मेथड. ओके, सो अब देखो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं ई एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट. ये ई नॉट तो रहेगा, ये 2 अपॉन पाई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है. पाई की वैल्यू अगर आप 3.142 पुट करो और इसे सॉल्व करो, यू विल गेट 0.637 and this is E naught, and similarly I average will be equals to 0.637 I naught. So these are also expressions for the average value in terms of a numerical value. Let this be 4, let this be 5. Okay, so this is very important as far as your MCQs are concerned and as far as your numericals are concerned. Okay, पाई के फॉर्म में है तो ये लिखो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में तो ये वैल्यूज यूज करो. ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो डायरेक्ट ये वैल्यूज यूज करो, ये कन्वर्शन करने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं. और अगर एमसीक्यू में आपको पाई के फॉर्म में ऑप्शंस दिए हैं तो ये चूज करो. ठीक है, सो इस तरह से अगर आपको सिंपली पिक वैल्यूज पता होगी तो उसे सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करके आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो फॉर अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट एवरेज वैल्यू का. सो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यू की ओर, जो कि है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस RMS, which stands for रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ओके, पहले इसका कॉन्सेप्ट आप समझ के लीजिए कि रूट मीन स्क्वायर मतलब, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब होता क्या है. व्हाट इज मीन बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये आप पहले समझ के लो. ठीक है, फिर इसका भी फॉर्मूला जो है हम डिराइव करेंगे जैसे कि हमने एवरेज वैल्यू का किया. सपोज अब आपको एक चीज पता है फ्रेंड्स, अगर आपके पास डीसी करंट होगा, डीसी करंट या फिर वोल्टेज, तो वो इस तरह से होता है. इसका मतलब क्या है, it is constant in magnitude and direction for this case, right? It doesn't vary with respect to time. Okay, so अगर ये केस है मेरे पास कि इस तरह से मेरे पास क्या है, ये एक रेजिस्टर है इन फॉर्म ऑफ बल्ब. ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये डीसी
सोर्स यूज किया, प्लस माइनस जिसकी वजह से सपोज करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, ओके। एंड सपोज ये डीसी पावर सप्लाई है 10 वोल्ट का, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई हैव यूज्ड हियर डीसी सोर्स। अब देखो जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये जो बल्ब है जिसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टर होगा तो ये बल्ब ग्लो होगा, करंट के फ्लो के वजह से बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्या है, एनर्जी है, लाइट एनर्जी बोलो, हीट एनर्जी बोलो, और एनर्जी अपॉन टाइम मतलब क्या होता है, पावर। मतलब मैं इनडायरेक्टली बोलूँ कि इस बल्ब का पावर कितना है, तो कैसे निकालोगे, पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, V आपका 10, I है आपका 2, सो दिस विल कम आउट टू बी 20 वॉट, राइट। सो बहुत सिंपल था कि अगर हमारे पास डीसी सोर्स था तो हमने डायरेक्टली पावर निकाल लिया, राइट। बट आपका एसी कुछ इस तरह से होता है, आपको पता है करंट या फिर ईएमएफ ऐसे कंटिन्यूसली वैरी होता है, राइट। सो अब सपोज कि मैंने सेम कॉन्फ़िगरेशन में डीसी के जगह पे क्या किया, एक एसी सोर्स यूज किया। एसी का सिंबल, ये डीसी का सिंबल था, एसी का सिंबल आपको पता है, स्टार्ट में मैंने बताया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और फिर से मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया। अब घर पे तो एसी पे ही हम बल्ब ग्लो करते हैं ना, सो सपोज यहाँ पे मैंने एसी लगाया, सपोज यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, एक्चुअली ये करंट भी साइनसॉइडली वैरी होगा, बट एक कंसिडरेशन के लिए हमने सपोज 2 एम्पियर ले लिया, ठीक है। अब मैं पूछूं कि पावर कितना होगा, तो ये जो एसी है, ये जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर वोल्टेज है, अभी हम सिर्फ वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो ये आई को हम मिटा देते हैं, ये जो हमने यहाँ प्रोवाइड किया है ये इस तरह से वैरी हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। कहीं पे 0 वैल्यू है, कभी मैक्सिमम वैल्यू है, कभी फिर से 0, निगेटिव में फिर से मैक्सिमम, ठीक है। अब इस केस में अगर पावर निकालना है तो मैं कौन सी वैल्यू लूँ, मैं पिक वैल्यू लूँ या फिर मैं एवरेज वैल्यू लूँ। सपोज मैंने पिक वैल्यू ली, अब पिक वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, फॉर्मूला तो वही है हमारा E इंटू आई, मतलब ये V इंटू आई है आपका 2। अगर मैंने पिक वैल्यू ली तो ये है 10 इंटू 2, फिर से मुझे मिल गया 20 वॉट, राइट। सो फ्रेंड्स अब एक बात मुझे बताओ कि ये जो मैंने पावर निकाला 20 वाट इस बल्ब का, ये क्या ट्रू वैल्यू है इस पावर की? आंसर क्या होगा? नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट द ट्रू वैल्यू ऑफ पावर फॉर दिस पर्टिकुलर बल्ब। व्हाई? बिकॉज जो वैल्यू आपने ली 10, ये 10 क्या है? ये पिक वैल्यू है, और ये पिक वैल्यू आप देख सकते हो कि ये सिर्फ इस टाइम इंस्टेंट के लिए है। ये जो है ग्राफ आपका थीटा के फॉर्म में था, इसे आप और टी के फॉर्म में भी प्लॉट कर सकते हो। सो ये जो वैल्यू है आपकी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। सो अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेके अगर आप पावर निकाल रहे हो तो जो पावर आपको मिलेगा ये कैसा रहेगा? ये भी इंस्टेंटेनियस पावर रहेगा, राइट। सो आई कैन नॉट यूज द पिक वैल्यू। फिर क्या मैं ये वैल्यूज लूँ? ये डिक्रीजिंग वैल्यू 5, अगर मैं ये लेके पावर निकालूँ सो 5 इंटू 2 आंसर आएगा 10 वॉट, राइट। यहाँ पे 0 वैल्यू भी हो रही है, अगर मैं 0 लेके आंसर निकालूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 वॉट। सो अगर मैं ऐसी वैल्यूज लेके अगर पावर निकालती हूँ फॉर द एसी सोर्स तो हर वक्त पावर डिफरेंट आ रहा है, मतलब ये तो रॉन्ग है। बट आई वॉन्ट वन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पावर। अगर मुझे पावर की एक इफेक्टिव वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या लगेगा? एक वोल्टेज की भी, इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की भी एक इफेक्टिव वैल्यू लगेगी जिसे यूज करके मैं करेक्ट पावर निकाल सकूं, और उसी इफेक्टिव वैल्यू को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अंडरस्टूड? सो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ये तो वैल्यूज कंटिन्यूसली वैरी हो रही है, अगर मैं कोई भी वैल्यू लेके, कोई भी वोल्टेज की वैल्यू लेके अगर पावर निकालूं तो वो इंस्टेंटेनियस पावर होगा। मुझे इस बल्ब का पावर निकालना है तो मुझे इफेक्टिव वैल्यू चाहिए जो मुझे ट्रू पावर निकाल के देगी, ठीक है। सो उस इफेक्टिव वैल्यू को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। स्क्वायर टर्म है, अगर आप निगेटिव का भी स्क्वायर करो, यहाँ पे 5 का स्क्वायर भी 25, निगेटिव 5 का भी 25, मतलब ये वैल्यू जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है सो डजंट मैटर विद हाउ योर करंट इज फ्लोइंग, it will give you a effective power. So this effective value is called as root mean square value. So ये है root mean square value का theoretical concept, आपको समझ में आया होगा। अब ये root mean square value कैसे निकालते हैं?
तो सबसे आपको उल्टा जाना है, पहले आपको स्क्वायर करना है, फिर आपको मीन लेना है, उसके बाद आपको उसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। सो ये स्टेप्स है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने की। मतलब इसे अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूँ तो मैं कैसे लिखूंगी बताओ। करंट का सपोज अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी करंट और ईएमएफ दोनों की रहेगी, तो सपोज ये है करंट, अल्टरनेटिंग करंट। पहले क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, तो ये कर दिया स्क्वायर, सिंबल बता रही हूँ कैसे लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, मीन लेना है। मीन कैसे लिखते हैं हम, इस तरह से, और उसके बाद क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट लेना है, लाइक दिस। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। सिमिलरली आप ईएमएफ के लिख सकते हो, और इतना ना करके आप डायरेक्ट इसको IRMS से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस RMS रिप्रेजेंट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। सो ये उसका लोकल नाम हो गया, जैसे कि हमारा निकनेम होता है, और ये उसका प्रोफेशनल नाम होता है जो हमारा स्कूल में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो आप। तो अब इसे कैसे निकाले, तो पहले क्या करना होगा, एक साइकिल के लिए जितनी भी वैल्यूज है वो नोट करनी पड़ेगी। मतलब क्या है, पहली वैल्यू आपके पास 5, फिर 10, पहली वैल्यू तो 0 है यहाँ पे, फिर है 5, फिर है 10, फिर से 5, फिर से 0, देन -5, -10, देन अगेन -5 एंड देन अगेन 0। सो वन कंप्लीट साइकिल के लिए मैंने सारी वैल्यूज नोट कर ली। फिर क्या करना है, आपको इनका स्क्वायर करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। 25, 100, 25, 0, 25, 100, 25, 0। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपको इनका मीन, ये जितनी वैल्यूज है इनका मीन निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। एवरेज निकालने के बाद सपोज x समथिंग आंसर आ गया, ठीक है, ये आपको करना होगा। फिर ये जो x आया इसका क्या करना होगा, आपको स्क्वायर रूट लेना होगा, और वो लेने के बाद जो मेरे पास एक इफेक्टिव वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अंडरस्टूड? सो दिस आर द मैथमेटिकल स्टेप्स टू डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बट नाउ यू टेल मी, एवरी टाइम अगर आपको ग्राफ ही दिया नहीं है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ही दी नहीं है, तो आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालोगे, राइट? और ये बहुत ट्रिकी हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आपको पिक वैल्यू पता है I0 और E0, जैसे यहाँ पे दिए 10, ओके, सो सिंपली पिक वैल्यूज पे से आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हो। बट उसके लिए क्या करना होगा, एक फॉर्मूला डिराइव करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला डिराइव किया था पिक वैल्यू के फॉर्म में, वैसे ही हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला डिराइव करेंगे पिक वैल्यू के फॉर्म में, सो दैट यू हैव नो नीड टू गो थ्रू दिस लॉन्ग लास्टिंग मैथमेटिकल स्टेप्स। So now let's derive the formula of root mean square value. So let's derive the formula of root mean square value. Okay. So suppose हम पहले root mean square value करंट की निकालेंगे, और सिमिलरली हम उसी फॉर्म में EMF की भी root mean square value डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे करंट की root mean square value निकालना है, तो नोटेशन क्या है, करंट, पहले मैंने क्या बताया, नाम ये है रूट मीन स्क्वायर, बट आपको पहले क्या करना है, स्क्वायर, उसके बाद उसका लेना है मीन, और उसके बाद उसका लेना है स्क्वायर रूट। ओके, सो नाम भले ही रूट मीन स्क्वायर है, बट जब निकालोगे तब उल्टा जाना है, पहले क्या करना है, स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। तो ये करंट, ये इसका स्क्वायर, स्क्वायर के बाद मीन, ये हो गया मीन, और मीन के बाद इसका स्क्वायर रूट, इस तरह से, ठीक है। सो ये हो गया नोटेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और सिंपली इसे आप लिख सकते हो IRMS, ठीक है। ये निकनेम हो गया, ये उसका प्रोफेशनल नेम हो गया, ठीक है। सो देखो बहुत इजी है कैसे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने साइन थीटा की मीन वैल्यू निकाली थी, वैसे ही हम पहले इस आई स्क्वायर की मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी फंक्शन अगर टाइम के साथ वैरी हो रहा है, कोई भी फंक्शन, मतलब इफ योर एनी क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज वैरिंग विद टाइम, और अगर आपको इसका क्या निकालना है,
एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, तो क्या है फॉर्मूला निकालने का, उसको आप उस फंक्शन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू, नीचे फिर से क्या टाइम के साथ टाइम का इंटीग्रेशन लो, ठीक है। सो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एवरेज वैल्यू निकालने का। अब मुझे एफ स्क्वायर टी का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, आई राइट एफ स्क्वायर टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, बट कब यूज करोगे, when your this quantity is varying with respect to time and if you want to take its average then use this formula. Okay, so now apply the same thing here. मुझे आई स्क्वायर जो कि टाइम का फंक्शन है, आपका करंट जो है वो टाइम के साथ वैरी हो रहा है, तो मुझे इस स्क्वायर ऑफ करंट का एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, तो क्या होगा, सिमिलरली आई स्क्वायर डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो करंट है वो हमने एक करंट वर्सेस थीटा का ग्राफ देखा था, एंगल के साथ वैरी हो रहा है और आपका एंगल भी तो टाइम पे डिपेंड है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टाइम आई हैव रिटन डी टी, आई हैव रिटन डी थीटा। ओके, अब आपकी जो एक साइकिल थी वो इस तरह से 2 पाई रेडियन में कंप्लीट हो रही थी। सो आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम 0 to 2 पाई। मैथमेटिकल स्टेप्स में भी हमने देखा रूट मीन्स को वैल्यू निकालते वक्त ये सारी वैल्यूज हमने नोट की थी, फिर उनका क्या किया था, फिर उनका स्क्वायर किया था, फिर उनका एवरेज लिया था और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाला था, ठीक है। सो ये एक की पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी आप एवरेज वैल्यू की बात करोगे तो आपको हाफ साइकिल लेना है फ्रॉम 0 to पाई, बट जब आप रूट मीन्स को वैल्यू की बात करोगे तब आपको कंप्लीट साइकिल कंसिडर करनी है फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। सो यहाँ पे लिमिट आएगी 0 to 2 पाई इस तरह से, ठीक है। सो रिमेंबर दिस की पॉइंट्स। और जब हमने एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन देखा तो लिमिट थी 0 to पाई फॉर द हाफ साइकिल। नाउ दिस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नाउ यू नो दैट ये आई क्या है, आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इसी का एवरेज आपको लेना है, सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के स्क्वायर का आपको एवरेज लेना है, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू क्या था आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, ये 0 to 2 पाई, आई स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर मीन्स आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, but instead of writing omega t you can write theta because you know that omega t equals to theta. Okay, so this is theta and this is d theta upon, नीचे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई डी थीटा लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विल बी थीटा एंड योर लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब ये जो है आगे पूरा मैथमेटिकल स्टेप्स है, सो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको। आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे आप बाहर ले लो, ठीक है। फिर बचा इंटीग्रेशन में 0 to 2 पाई। अब यहाँ आई नॉट स्क्वायर बाहर आने के बाद यहाँ पे बचा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, राइट। सो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 एंड दिस इज d थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये सॉल्व कर लिया, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, सो 2 पाई माइनस 0 विल बी सिंपली 2 पाई। ओके, नाउ सॉल्व इट। सो दिस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लिया अपॉन ये 2 पाई, और ये 2 को भी हम इधर लिख देते हैं, सो दिस विल बी 2 into 2 पाई। और अभी इंटीग्रेशन में क्या बचा, इंटीग्रेशन में बचा 0 to 2 पाई, ये 2 बाहर लिखा, 2 पाई इधर लिखा, यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड दिस इज d थीटा। ओके, नाउ सॉल्व दिस। सो आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 into 2 पाई। Now solve the integration. Integration of ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और डी थीटा, इसको स्प्लिट करो, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 into d थीटा विल बी सिंपली थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा
और 2 थीटा का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा 2, ठीक है। सो ये नीचे 2 और यहाँ लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। सो I naught square equals to, this is I naught square upon 2 into 2 pi. Now put the limits upper minus lower. थीटा की जगह पे 2 पाई मतलब 2 पाई माइनस ये माइनस एज इट इज साइन 2 ऑफ थीटा की जगह पे 2 पाई पुट करोगे तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू थीटा की जगह पे 2 पाई मतलब ये कंप्लीट हो गया 4 पाई और साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अप टू n पाई साइन n पाई कितना होता है 0 n इक्वल्स टू 1 2 3 सो साइन 4 पाई कितना हो जाएगा 0। ओके ये हो गई अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट पुट करो लोअर लिमिट है थीटा 0 सो थीटा की जगह पे 0 फिर से माइनस यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 पुट करो साइन 2 इंटू 0 में साइन 0 इज 0 0.2 इज 0 राइट इस तरह से। सो ये सारी वैल्यू 0 है सो दिस विल बी सिंपली I naught square upon 2 into 2 pi and this is simply 2 pi so this 2 pi got cancelled and you got I square equals to I naught square upon 2 pi ठीक है। सो इस तरह से आपने I स्क्वायर की मीन वैल्यू निकाल ली बट आपको क्या करना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो आपने मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल ली करंट की अब उसका स्क्वायर रूट लेना होगा। सो आई कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ दिस मीन स्क्वायर वैल्यू। सो मैंने इधर अगर स्क्वायर रूट लिया है तो इधर भी स्क्वायर रूट लेना होगा। सो दिस इज आई नॉट स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा सॉरी ये 2 पाई कैंसिल मतलब यहाँ पे 2 बचा सो नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ठीक है। अब मुझे बताओ ये कौन सी वैल्यू है दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो इसे आप आपके लोकल लैंग्वेज में निकनेम में ऐसा लिख सकते हो IRMS ओके। अब स्क्वायर रूट आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सिंपली आई नॉट और ये हो गया रूट 2। तो इस तरह से आपको मिल गई IRMS ओके। जो भी इक्वेशन नंबर होगा आप दे देना ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको पिक वैल्यू पता होगा तो आप इजीली RMS वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये रहा रिलेशन। सिमिलरली ERMS कितना हो जाएगा E naught by root 2। Go through the same steps you can get this formula। Let this be equation number 2 okay। So now रूट 2 होता है 1.414 और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.707। सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज न्यूमेरिकल वैल्यूज में 1 by root 2 मीन्स 0.707 I naught okay and similarly you can write ERMS as 0.707 E naught okay। So these are the relation between RMS value and peak value। तो देखो पहले ही बोला था कि क्या करो स्क्वायर करो फिर उसका मीन लो फिर उसका स्क्वायर रूट लो और फिर इतनी लंबी जो हमारी मैथमेटिकल स्टेप्स थी उसे हमने इस इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया। अगर अब आपको RMS वैल्यू पूछी है एग्जाम में या फिर न्यूमेरिकल में और अगर आपको पिक वैल्यू दी है तो बस पिक वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो अपॉन रूट 2 आपको क्या मिल जाएगी RMS वैल्यू। सिमिलरली हियर या फिर 1 by root 2 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 0.707 दिस आर द सेम एक्सप्रेशंस। और इसी तरह से एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी E एवरेज इक्वल्स टू 0.637 E नॉट I average is equals to 0.637 I naught ठीक है। तो बच्चों ये जो वैल्यूज है ये जो प्रीवियसली निकाली इट गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पिक वैल्यू एंड दिस गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड पिक वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में दैट डिराइव द रिलेशन बिटवीन पिक वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। तो ये रहा डेरिवेशन जो हमने पहले देखा और ये ऐसा भी आ सकता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन पिक वैल्यू एंड RMS वैल्यू। सो ये था डेरिवेशन जो हमने अभी देखा ठीक है। सो ये वैल्यूज और ये वैल्यूज ये सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इतनी सारी स्टेप्स आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दी है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है
मैंने पूरा कवर अप करने का ट्राई किया है, फिर भी कुछ मिस हुआ होगा तो आप मेंशन करो, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। बट ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए और एमसीक्यूज के लिए, सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखो कि अगर आपको न्यूमेरिकल में सिर्फ ईएमएफ दिया है या फिर करंट दिया है, बट वो कौन सा है ये मेंशन नहीं है, वो पिक है या एवरेज है या आरएमएस है, तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, आरएमएस वैल्यू रहेगी। ध्यान में रखो हमेशा कि आपको अगर ईएमएफ या फिर करंट दिया है बट वो पिक है, एवरेज है या आरएमएस है, ये अगर मेंशन नहीं है, सो यू ऑलवेज टेक इट एज अ आरएमएस वैल्यू, ओके। सो ये की पॉइंट न्यूमेरिकल्स के लिए की पॉइंट था जिसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू, ओके। सो 3 वैल्यूज हमने देख ली, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पिक वैल्यू। अब मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट एसी और फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, राइट। सो अब ये जो 220 वोल्ट एसी हमारे घर पे आ रहा है, ये क्या एवरेज वैल्यू है या पिक वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो 220 वोल्ट हम यूज़ कर रहे हैं हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अब आपको रिलेशन पता है, ई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई रूट 2। सो ई नॉट क्या हो जाएगा, ई आर एम एस इंटू रूट 2। सो ये आर एम एस वैल्यू है वोल्टेज की, मतलब ही ई एम एफ की। सो दिस इज वैल्यू इज कॉल्ड एज ई आर एम एस वैल्यू, ओके। So E naught equals to, what is that value, 220 into root 2 means 220 into root 2 means 1.414 and if you solve this you will get 311 volt। इसका मतलब क्या है, हमारे घर पे जो AC वोल्टेज आता है 220 वोल्ट का, वो RMS वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, जो एक इफेक्टिव वैल्यू होती है, ठीक है, जिससे हम कोई भी अप्लायंस का पावर निकाल सकते हैं। और ये जो वैल्यू है ई नॉट, इसे कहते हैं हम पिक वैल्यू, तो पिक वैल्यू होती है 311 वोल्ट। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखो क्या है। हमारे एसी की, इंडियन एसी की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट होती है, 50 साइकिल्स इस तरह से। अब ये बोर्ड पे 50 साइकिल शो करना इज नॉट पॉसिबल, ओके। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मीन्स इन 1 सेकेंड इट कंप्लीट्स हाउ मेनी साइकिल, 50 साइकिल, ओके। एंड ईच साइकिल में करंट कितने बार जीरो होता है, देखो ये कंप्लीट साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ करंट, यहाँ पे जीरो हुआ, यहाँ पे जीरो हुआ। इन ईच साइकिल करंट कितने बार जीरो होता है, 2 टाइम्स। तो टोटल साइकिल कितनी है, 50। एक साइकिल में करंट अगर 2 बार जीरो हो रहा है, 50 साइकिल में कितने बार करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा हाउ मेनी टाइम्स, 100 टाइम्स, अंडरस्टूड। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक साइकिल में पिक वैल्यू कितने बार मिल रही है आपको, 2 टाइम्स, और ये पिक वैल्यू कितनी है, 311 वोल्ट, 311 वोल्ट। मतलब इन 1 second your current is reaching this much peak value how many times, 100 times. So can you imagine this? एक सेकेंड हम पलक मतलब झपका दे तो 1 सेकेंड हो जाता है, उस 1 सेकेंड में आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर करंट जो है वो 100 टाइम्स जीरो हो रहा है, 100 टाइम्स पिक वैल्यू रीच कर रहा है। सो ये इतने इंस्टेंटेनियस, इतने रैपिडली ये सब कुछ होता है। अब आप बोलोगे कि घर पे जो हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, ये आरएमएस जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट, तो इसमें अगर करंट 100 टाइम जीरो हो रहा है, 100 टाइम पिक वैल्यू रीच कर रहा है, तो ये जो बल्ब ग्लो हो रहा है, ये बल्ब भी 1 सेकेंड में 100 टाइम्स ऐसे ऑन ऑफ होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी जो चेंज है वो कब ऑब्जर्व होता है, जब उसे कंटिन्यूसली 2 या 3 सेकेंड्स के लिए देखते हैं। अगर ये 1 सेकेंड में 100 टाइम्स जीरो हो रहा है, 100 टाइम्स पिक वैल्यू रीच कर रहा है, इतनी 311 वोल्ट, तो क्या ये चेंज ऑब्जर्व करना हमारे लिए पॉसिबल है, नॉट एट ऑल। सो दिस वे वी आर यूजिंग अल्टरनेटिंग सप्लाई एट आवर होम, ओके, in which your current is becoming zero for the 100 times, it's reaching its peak value for the 100 times, but this is all happening just in a single second, and that's why this rapid change is not at all
possible to observe. Okay, so this is very interesting, you should know this. Okay, so remember all these key points, ये सारे की पॉइंट्स आप ध्यान में रखो। इस तरह से ये था हमारा पहला लेक्चर एसी सर्किट का। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट एसी सर्किट्स देखेंगे। सो डू दिस, प्रिपेयर दिस। ओके, सो टिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।